अस्सलाम वालेकुम। एडवाइजर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। यूं तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को डील करने वालों के बारे में। बहरिया टाउन को जो डील करते हैं वो बहरिया टाउन के बारे में क्या राय रखते हैं और उनकी नज़र में बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी की क्या वर्थ एंड वैल्यू है, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजीब गुल अब्बासी साहब, जो कि ग्लोबल लिंक के CEO हैं, इसके साथ साथ वाइस चेयरमैन है फेडरेशन रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सिकंदर अली खान ने, जो कि CEO हैं सिंध प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? जी वालेकुम सलाम। अच्छा नजीब साहब, सबसे पहले तो ये इस फेडरेशन के बारे में बताइएगा कि ये फेडरेशन है क्या और प्रॉपर्टी पर इसके क्या असरात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एडवाइस एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आपने हमें यह मौका दिया और शाइस्ता आपका भी मशकूर हूँ कि आपने आज हमें रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले में और रियल्टर्स के हवाले के बारे में बात करने का मौका दिया। मैं इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको बाकायदा अपने दोस्तों को मुतमईन कर सकूँ। अच्छा, ऐसे है कि फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान ये पूरे पाकिस्तान की जितनी भी नुमाइंदा तंजीमें हैं, तकरीबन इसके साथ 10 लाख रियल्टर्स मुंसलिक हैं और हमारी फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के साथ 1 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। और इस टाइम फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान पूरे मुल्क की रियल्टर्स की नुमाइंदगी कर रही है और मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। इसके साथ इस टाइम तकरीबन 1 लाख रियल्टर्स मुंसलिक हैं जो रजिस्टर्ड हैं इसके साथ। और पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है कि कोई भी रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से हमारी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के हलकों में नया पाकिस्तान का जो आपका इमरान खान साहब का पैकेज है उसके अंदर हमारी बाकायदा नुमाइंदगी है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 11 लोगों को मुंतखब किया गया और एक कमेटी बनाई गई है जिसने अपनी सिफारिशात देनी है रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से। बजट में क्या रियल इस्टेट के हवाले से नया कानून बनाया जाए या रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से आप कि जो मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 3 से 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। नया पाकिस्तान के जो चेयर कर रहे हैं जनरल अनवर अली हैदर साहब और उनकी टीम के साथ। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी खुशी की बात यह है कि फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी एक कमेटी एक ऐसी बनी हुई है जो FBR के साथ और FATF के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है FATF की तरफ से, क्योंकि इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और बहुत सारे ऐसे कानून नाफिज किए जा रहे थे जो मेरे ख्याल में इन सेक्टर्स के लिए और हमारे लोगों के लिए मुनासिब नहीं थे। उसके ऊपर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक कमेटी बनी है, 5 रुकनी कमेटी। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के 5 नुमाइंदे हैं और एक चेयरमैन FBR हैं, चेयरमैन नया पाकिस्तान। और उन लोगों को शामिल किया गया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आने वाले टाइम में उसके ऊपर अपने रियल्टर्स की इंशाल्लाह हुकूक की बात करते हैं। हम जहाँ भी बात करते हैं अपने रियल्टर्स की हुकूक की बात करते हैं। ठीक है, तो रियल्टर्स की हुकूक की बात करते हैं। आपने बताया कि 1 लाख मेंबरान है, तो ये ऑल ओवर पाकिस्तान जो मेंबरान की तादाद है वो 1 लाख है? जी बिल्कुल, ऑल ओवर पाकिस्तान 1 लाख मेंबरान हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 3 साल हुए हैं इसको और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में फेडरेशन ने अपने वो काम कर दिए हैं रियल्टर्स के लिए जो मेरे ख्याल में इससे पिछले 73 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हो सकी। मौजूदा गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जिसकी वजह से जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे या मामलात थे वो काफ़ी हद तक लोगों के दूर हुए और रियल इस्टेट सेक्टर को एक बहुत अच्छा पैकेज दिया जिसमें टैक्सेस की बहुत ज़्यादा कमी की गई, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहुत बेहतरी के साथ, जो ही कोरोना का पहला फेज़ ख़त्म हुआ उसके बाद कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चला, जिसमें बहरिया टाउन, DHA और ऑल ओवर पाकिस्तान हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में बेहतरी आई है। क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर के साथ मुंसलिक तकरीबन 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर एक रियल इस्टेट सेक्टर चलता है तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होती है और एक आम आदमी उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा बेनिफिट होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इकोनॉमी भी बेहतर होती है और आम आदमी को भी बड़ा फायदा होता है। अच्छा नजीब साहब, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो बहरिया टाउन के प्राइसेस हैं उनका जो उतार चढ़ाव है वो बाकी दूसरी सोसाइटीज़ के निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, बेसिकली बहरिया टाउन देखें तकरीबन
24-25 سال ہو گئے اس کو پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کو لانچ ہوئے ہوئے, اور اس بہت کم عرصے میں, کیونکہ اس سے بہت زیادہ ٹائم والی ایسے سیکٹر ہیں جس طرح CDA ہے اور بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ یہ سیکٹر لانچ ہوئے اور ابھی تک وہ اپنے کمپلیشن کے مراحل میں نہیں پہنچے. اور الحمدللہ بحریہ ٹاؤن نے راولپنڈی سے اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کیے, اور آج الحمدللہ راولپنڈی کے اندر بحریہ ٹاؤن آپ وزٹ کریں, آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بحریہ ٹاؤن, کیونکہ بحریہ ٹاؤن اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. بحریہ ڈیولپ کر کے دیتا ہے, جبکہ DHA کا نام بکتا ہے, بحریہ کا کام بکتا ہے. یہ دو سوسائٹیز ہیں اس ٹائم میجر, جو اس ٹائم پنڈی راولپنڈی اسلام آباد میں پاکستان میں, ایک کا نام بکتا ہے, ایک کا کام بکتا ہے. اسی حوالے سے بحریہ ٹاؤن کے اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں کہ وہ, آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر وقت ہر پروجیکٹ نہیں چل رہا ہوتا. ایک پروجیکٹ ایک سائٹ چل رہی ہوتی ہے, دوسری سائٹ ظاہر بات ہے کہ ایک سائٹ پہ اگر انویسٹر یا لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسری سائٹ کا ریٹ نیچے آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس میں کافی زیادہ اتار چڑھاؤ ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ٹائم چل رہا ہے اس میں بحریہ ٹاؤن, جس طرح پاکستان, اس کے ساتھ میں اس بات کو منسلک کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے آپ کا CPEC, ٹھیک ہے, اسی طرح راولپنڈی کے لیے آپ کا گیم چینجر ہے رنگ روڈ. یہ رنگ روڈ کی جو ہی انشاءاللہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور جہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی, رنگ روڈ بننا شروع ہو جائے گی, اور اس کے اثرات اتنے زیادہ اور اچھے ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے وہ علاقے جو جن کے ریٹس لوگ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی یا کسی وجہ سے لیٹ ہے, الحمدللہ وہ سارے پروجیکٹ بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ بھی ہوں گے اور لوگوں کو اچھا اس سے بینیفٹ بھی ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, شروع سے ہی آپ فائل کی سیل اور پرچیز کے ایکسپرٹ رہے ہیں, تو آج کل کون سے پروجیکٹس ہیں بحریہ کے جن پر آپ فوکس کر رہے ہیں؟ شروع میں جب آیا تھا فیز 9 آیا تھا بحریہ کا, تو وہاں سے میں نے کام کا آغاز کیا تھا. 2004 کی بات ہے. اس کے بعد سے مختلف مراحل پہ اس کی جو بھی پروجیکٹ نیا آتا ہے ہم ان کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد اس وقت جو کام ہمارا ہو رہا ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک, تو کیا اس کا فیوچر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ اچھا رہے گا لوگوں کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اب بالکل اس وقت بحریہ میں جو بھی پرائزز ہیں 5 مرلہ یا 8 مرلہ 10 مرلہ کی, تو سب سے کم قیمت والا پروجیکٹ فیز 8 ایکسٹینشن ہی ہے. اور اس کے 2 بلاک تقریباً تیاری کے مراحل میں, اور باقی بلاکوں میں بھی کام ہو رہا ہے. تو کتنے بلاکس اس کے ہیں ٹوٹل جو بننے ہیں؟ اس کے 6 بلاک ہیں ٹوٹل. ٹھیک, 6 میں سے 2 فیز 2 جو ہے وہ کمرشل ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں اس کی سیل پرچیز نہیں ہوتی. باقی 5 پروجیکٹ ایسے ہیں جس کی سیل پرچیز مارکیٹ میں جاری ہے. تو جو کمرشل ہے, آپ نے کہا کہ اس کی سیل اینڈ پرچیز نہیں ہوتی, تو بھی لانچ نہیں کیا, یعنی کہ اس کا کچھ ٹائم باقی ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قیمتیں بھی کافی کم ہیں, تو جو نارملی مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے بآسانی خریدنا ممکن ہوگا وہاں پر. 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے 12 لاکھ روپے کا اس میں مل جاتا ہے. اچھا. اور 10 مرلے کا پلاٹ 18 سے 20 لاکھ روپے کا اس میں مل جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں اس سے کم قیمت کوئی بھی پلاٹ وغیرہ نہیں ہے. تو یہ ڈیلیور کب ہوگا پروجیکٹ؟ اس کو تقریباً 8-10 سال تو ہو گئے, لیکن کام وہاں ہو رہا ہے. تو بحریہ میں یہ ہے کہ مختلف کسی کا قبضہ جلدی ملتا ہے, کسی کا دیر سے ملتا ہے, مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا نجیب صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, بتائیے گا کہ کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں بحریہ کے جو ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوئے؟ جیسے اکثر کہا جا رہا ہے کہ فیز 8 ایکسٹینشن ہے, بحریہ آرچرڈ ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کب تک ڈیلیور ہو جائیں گے؟ اچھا, بیسک بات آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں, جس طرح پہلے فیز 8 ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات کی کہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا, اور الحمدللہ بحریہ نے وہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ شروع کر دی. 2 فیز اس کے تقریباً تیار ہیں, اور باقی بھی اس کے اوپر بڑی اسپیڈلی کام چل رہا ہے. جس طرح آپ کا عوامی ولاس تھا, اس کے مسائل تھے, وہ بھی الحمدللہ بحریہ نے بہت حد تک اپنے ان مسائل پہ قابو پا لیا, اور جہاں پریشانیاں تھیں, لوگوں کے ساتھ مسائل تھے, ان کو کور کر لیا. باقی بھی اب جتنے بھی پروجیکٹ تھے جو جس طرح فیز 9 تھا اس کو فیز 8 کے اندر انہوں نے مرج کر کے اور اس کو سارا سسٹم کور کیا, کمپلیٹ کیا. اسی طرح جو پروجیکٹ ان کے کسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں, ان کو اب یہ بحریہ کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق ان کو اب نیا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر مرج کر کے ان کو بھی کمپلیٹ کیا جائے. جہاں پہ جو نیگیٹیوٹی
लोगों के जहनों में फैली हुई है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक दूर हो चुकी है और मजीद भी हो रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन वो ये कि जो बहरिया की प्रॉपर्टी है, क्या ये लीज होल्ड है या फिर फ्री होल्ड है? जैसे बेसिकली बहरिया टाउन जो अपना है वो अपनी एक अलॉटमेंट लेटर देता है, लीज होल्ड नहीं है, फ्री होल्ड है। मगर पीछे जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसमें एक ये शिक भी थी कि आप अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको लीज पे करें और उसके ऊपर बाकायदा बैंक से आपको लोन भी है और ये सिस्टम उसके ऊपर मलिक साहब जो चेयरमैन है बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब ने उसके ऊपर काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था जी कि इंशाल्लाह इनकरीब हम लोग इसको लीज की सहूलियात भी देंगे और बहरिया टाउन ने अपना मेरे ख्याल में बैंक भी लॉन्च कर दिया है। अच्छा। जो अभी मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और इसके ऊपर जो लोगों की मुश्किलात हैं या परेशानियां हैं या जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नजीब साहब, जैसा कि आपने बताया भी था कि आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं DHA वैली डीलर एसोसिएशन के, क्योंकि पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप हैं हमारे साथ मौजूद, तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि DHA वैली का जो ये प्रोजेक्ट है ये क्यों लेट हो रहा है, क्या वजह है इसकी ताख़ीर की? देखिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बहरिया टाउन और DHA ने जॉइंट वेंचर दिया था और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब जिस दोस्त ने या जिस अलाटी ने इसकी बुकिंग ली थी सबको प्लॉट मिल गए थे। सबसे पहले इसकी ज़मीन का मसला था। अच्छा। उसके बाद फिर जो बड़ा मसला ये हुआ कि इन्होंने जो डैम की जगह मुख्तस की गई थी। अच्छा। उस जगह को उस टाइम उस जगह को चेंज करके दूसरी जगह जो जगह इन्होंने परचेज़ की हुई थी। अच्छा। उसकी जगह डैम इन्होंने इशू कर दिया जो बहरिया के लिए मुनासिब नहीं था क्योंकि हज़ारों कनाल जगह इन्होंने ली हुई थी और वो डैम में आ रही थी। फिर उसके ऊपर इनका केस चलता रहा, वो केस क्लियर हुआ जिसकी लेट होने की एक बड़ी वजह भी यही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो केस क्लियर हो चुका हुआ है और अब ये मेरे ख्याल में इनकरीब क्योंकि इन्होंने 2 से 3 रीबैलेट भी कर चुके हुए हैं। 5-7 हज़ार प्लॉट का पोजेशन इनके पास रेडी है। अच्छा। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले 2-4-6 माह के अंदर अंदर ये अपना जो कब्ज़ा है वो लोगों को हैंड ओवर करेंगे। कुछ इन्होंने अभी मौजूदा तकरीबन कुछ 200-300 प्लॉट का पोजेशन लेटर लोगों को इशू किए हैं और इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में ये मज़ीद 2-4 हज़ार लोगों को कब्ज़ा देंगे। DHA होम्स हैं वो 50% इन्होंने पोजेशन के लिए दे दिए हैं और उसमें तकरीबन 100 के करीब फैमिली रह रही हैं और उनके जो आपका है ना कमर्शियल एरियाज़ उसके बाकायदा वहाँ पे इन्होंने उसकी भी सहूलत दे दी है। गैस तो आपको मालूम है कि गैस के मामला थोड़े से ये होते हैं ना कि जब तक वहाँ पे आबादी नहीं होती गवर्नमेंट भी गैस इशू नहीं करती, तो वो उसको थोड़ा सा सोसाइटी खुद अपने तौर पे उसको हैंडल कर रही है। बाकी तमाम सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। कमर्शियल भी अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे 2-3-4 कमर्शियल तैयार हो चुके हुए हैं। अच्छा। और उम्मीद है जो नेक्स्ट बैच में जो नई रीबैलेट होगा तीसरा उसमें जो पोजेशन देंगे और जो पहले वाले प्लॉट रीबैलेट हो चुके हुए हैं जब उनका पोजेशन देंगे तो मेरे ख्याल में इसका रेट भी अच्छे होंगे। और आपको ये भी बताऊँ कि इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर सबसे सस्ता प्रोजेक्ट कम आमदनी वालों के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इससे पहले जितने भी मसाइल थे वो वक्त के साथ साथ हल होते गए और हो भी चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक्त है कि लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आने वाले साल 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनको बेनिफिट भी होगा और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंशाल्लाह कामयाब तो है ही है इंशाल्लाह। लेकिन आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच नजीब गुल अब्बासी साहब और डॉक्टर सिकंदर साहब आपके वक्त के लिए। सो आज इंतहाई हेल्दी डिस्कशन रही है हमारी बहरिया टाउन के हवाले से और इसके साथ साथ हमने मौके से फ़ायदा उठाते हुए DHA वैली के जो तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को हैं वो भी दूर करने की कोशिश की है। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।